1919 का भारत, एक ऐसा भारत जो नक्शे पर गुलाम था, लेकिन लोगों के दिलों में आज़ादी की आग धीरे धीरे जलने लगी थी। सड़कें खामोश थीं, लेकिन उस खामोशी के नीचे डर था, गुस्सा था और एक ऐसा दर्द जो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। अंग्रेजी हुकूमत का कानून यहाँ चलता था और उसकी कीमत हर भारतीय अपने खून से चुका रहा था। पहला विश्व युद्ध खत्म हो चुका था। भारत ने उस युद्ध में अंग्रेजों का साथ दिया था। लाखों भारतीय सैनिक पराये देश की लड़ाइयां लड़े, हजारों लौटे ही नहीं। अंग्रेजों ने वादा किया था, युद्ध के बाद भारत को राहत मिलेगी, अधिकार मिलेंगे और आज़ादी की तरफ एक रास्ता खुलेगा। लेकिन युद्ध खत्म होते ही वादा भी खत्म हो गया। महंगाई आसमान छू रही थी, अनाज महंगा था, रोजगार कम था और टैक्स, हर सांस पर टैक्स। गांव से लेकर शहर तक हर घर में एक ही सवाल था, क्या यही है हमारी वफादारी का इनाम? 1919 में अंग्रेजों ने एक काला कानून लागू किया। बिना मुकदमे के गिरफ्तारी, बिना सबूत के जेल, बिना सवाल के सजा। इस कानून का नाम था रॉलेट एक्ट। ये कानून अंग्रेजों को ये हक देता था कि वो किसी भी भारतीय को सिर्फ शक के आधार पर जेल में डाल सकते थे। ना वकील, ना अदालत, ना इंसाफ। पूरा देश सुलग उठा। कलकत्ता से बंबई तक, दिल्ली से लाहौर तक, हर जगह विरोध शुरू हो गया। लेकिन पंजाब की आग कुछ ज्यादा ही तेज थी। यहाँ के लोग पहले ही भूख, महंगाई और सख्त अंग्रेजी हुकूमत से टूट चुके थे। अमृतसर, पंजाब का दिल। यहाँ दो नाम अंग्रेजों को चुभ रहे थे, डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू। दोनों शांति से रॉलेट एक्ट का विरोध कर रहे थे, लोगों को जागरूक कर रहे थे, डर को तोड़ रहे थे। 10 अप्रैल 1919 अंग्रेजों ने इन दोनों नेताओं को चुपचाप गिरफ्तार कर लिया, बिना बताए, बिना वजह। जब ये खबर फैली, अमृतसर फट पड़ा। हजारों लोग सड़कों पर आ गए। गुस्सा था, लेकिन हथियार नहीं। नारे थे, लेकिन हिंसा नहीं। अंग्रेजों ने इसे विद्रोह मान लिया। फायरिंग हुई, कई लोग मारे गए, शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया। डर फैल चुका था और इसी डर के बीच आया 13 अप्रैल 1919, बैसाखी का दिन, एक पवित्र त्योहार, खुशी का दिन। गांव-गांव से लोग अमृतसर आए थे। कई को कर्फ्यू की जानकारी नहीं थी, कई मेले के लिए आए थे और कई अपने नेताओं की गिरफ्तारी के खिलाफ शांतिपूर्ण सभा के लिए। शाम होते होते हजारों लोग एक खुले मैदान में इकट्ठा हो गए। इस जगह का नाम था जालियांवाला बाग। चारों तरफ ऊंची दीवारें, निकास के लिए बस कुछ पतली गलियां। किसी ने नहीं सोचा था कि यही दीवारें कुछ ही देर में कब्रगाह बन जाएंगी। लोग जमीन पर बैठे थे, कोई भाषण सुन रहा था, कोई बच्चों को संभाल रहा था, कोई बस आजादी का सपना देख रहा था। उन्हें नहीं पता था कि मौत बस कुछ कदम दूर खड़ी है। उसी वक्त अमृतसर की सड़कों पर एक आदमी चल रहा था, चेहरे पर गुस्सा, दिमाग में नफरत और हाथों में सत्ता। उस आदमी का नाम था रेजिनाल्ड डायर। डायर को कोई बातचीत नहीं चाहिए थी, कोई चेतावनी नहीं देनी थी, कोई रास्ता नहीं खोलना था। उसका मकसद सिर्फ एक था, डर पैदा करना, ऐसा डर जो पीढ़ियों तक याद रहे। डायर 90 सैनिकों के साथ जालियांवाला बाग के बाहर पहुंचा। गोरखा और बलूच सैनिक, पूरी तरह हथियार बंद। मुख्य रास्ता तुरंत बंद कर दिया गया। अंदर मौजूद हजारों लोग अब फंस चुके थे। उन्हें अब भी नहीं पता था कि अगले कुछ मिनट भारत के इतिहास को खून से लिखने वाले हैं। और फिर बिना किसी चेतावनी के, बिना किसी घोषणा के, डायर ने आदेश दिया, फायर। यही वो पल था जहां इंसानियत मर गई। 13 अप्रैल 1919 शाम के लगभग 5 बजे। एक आदेश, एक शब्द और फिर गोलियां चलने लगीं। बिना किसी चेतावनी के, बिना किसी घोषणा के, बिना कोई मौका दिए, सीधे भीड़ पर फायर। जालियांवाला बाग में बैठे लोग पहले कुछ सेकंड समझ ही नहीं पाए कि हो क्या रहा है। फिर पहली चीख गूंजी और उसके बाद चीखों का समंदर। बच्चे गिरने लगे,
औरतें भागने लगीं, बुजुर्ग जमीन पर ढहने लगे। गोलियां लगातार चल रही थीं, रुकने का नाम नहीं। लोग जिस तरफ भागते उसी तरफ गोलियां। निकास के रास्ते पहले ही बंद थे। ऊंची दीवारें, संकरी गलियां और हर तरफ मौत। कुछ लोग जमीन पर लेट गए, कुछ एक दूसरे के ऊपर गिर पड़े, कुछ ने बच्चों को सीने से लगा लिया, लेकिन गोलियों को कोई फर्क नहीं पड़ता। डायर शांत खड़ा था। उसने सैनिकों को आदेश दिया कि गोलियां भीड़ के सबसे घने हिस्से पर चलाई जाएं, जहां सबसे ज्यादा लोग हों, जहां सबसे ज्यादा डर फैले। 10 मिनट तक। 10 मिनट में हजारों जिंदगियां टूटती चली गईं। एक कुआं था जालियांवाला बाग में। गोलियों से बचने के लिए लोग उसमें कूदने लगे, एक के ऊपर एक, बिना सोचे, बिना रुके। कुआं लाशों से भरता चला गया। पानी नहीं दिख रहा था, सिर्फ खून। कुछ माएं अपने बच्चों को ढूंढ रही थीं, कुछ बच्चे अपनी माओं को, लेकिन जवाब में सिर्फ गोलियां थीं। सैनिक रीलोड करते रहे, फिर फायर, फिर रीलोड, फिर फायर। डायर ने एक भी बार रुकने का आदेश नहीं दिया। जब गोलियां लगभग खत्म हो गईं, तभी फायरिंग रोकी गई। भीड़ अब भीड़ नहीं थी, वो लाशें थीं। हर तरफ खामोशी थी, धीमी धीमी कराहों की आवाजें। कुछ लोग अब भी जिंदा थे, घायल, तड़पते हुए, लेकिन मदद कहीं नहीं थी। डायर ने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। वो वहां से चला गया, बिना पछतावे, बिना अफसोस। शाम ढल चुकी थी। अंधेरा जालियांवाला बाग में उतर आया था। घायल लोग पूरी रात उसी हालत में पड़े रहे। कोई पानी नहीं, कोई दवा नहीं, कोई सहारा नहीं। जो कराहते रहे वो भी धीरे धीरे खामोश होते चले गए। सुबह हुई, सूरज निकला, लेकिन रोशनी उस अंधेरे को हटा नहीं सकी। जालियांवाला बाग की जमीन लाल हो चुकी थी। लाशें सबूत की तरह पड़ी थीं। अंग्रेजी सरकार ने अपनी रिपोर्ट तैयार की। कहा गया कुछ 100 लोग मरे, लेकिन सच्चाई कहीं ज्यादा भयानक थी। गवाहों ने कहा 1000 से ज्यादा लाशें थीं। सैकड़ों लोग कुएं से निकाले गए, लेकिन सच कागजों में कभी पूरा नहीं लिखा गया। अमृतसर में एक नया कानून लागू हुआ, रेंगने का कानून। जिस गली से एक अंग्रेज महिला गुजरी थी, उस गली में हर भारतीय को पेट के बल रेंगना पड़ता था। कोड़े मारे गए, सजाएं दी गईं, इंसानियत को सरेआम कुचला गया। डर हर घर में घुस चुका था, लेकिन इस डर के नीचे कुछ और भी पैदा हो रहा था। नफरत नहीं, हिंसा नहीं, बल्कि एक ठंडी, गहरी और स्थायी नफरत अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ। जब ये खबर पूरे देश में फैली तो भारत चुप नहीं रहा। पहली बार हर वर्ग, हर उम्र, हर सोच का इंसान एक ही बात समझ चुका था। अंग्रेजी हुकूमत सिर्फ अन्यायी नहीं, हत्यारा है। देश भर में शोक सभाएं हुईं, आंखों में आंसू थे और दिलों में आग। जो अब तक अंग्रेजों से न्याय की उम्मीद कर रहे थे, उनकी उम्मीद यहीं खत्म हो गई। महात्मा गांधी, जिन्होंने अब तक संवैधानिक सुधारों की बात की थी, उन्होंने भी अपना रुख बदल लिया। उन्होंने कहा, यह साम्राज्य नैतिक अधिकार खो चुका है। जालियांवाला बाग के बाद आज़ादी अब मांग नहीं, जरूरत बन चुकी थी। सरकार ने जांच के नाम पर एक आयोग बनाया। सवाल पूछे गए, गवाही ली गई, लेकिन इंसाफ नहीं मिला। जिस आदमी ने हजारों निहत्थों पर गोलियां चलवाईं, वो खुद को सही ठहराता रहा, और ब्रिटेन में कुछ लोगों ने उसे हीरो कहा। भारत ने ये सब देखा, सुना और याद रखा। यही याद आगे चलकर असहयोग आंदोलन बनी। यही गुस्सा आज़ादी की नींव बना। जालियांवाला बाग अब सिर्फ एक जगह नहीं था, वो एक जख्म था जो हर भारतीय अपने सीने में ढो रहा था। साल बदले, पीढ़ियां बदलीं, लेकिन वो दीवारें आज भी खड़ी हैं। वो गोलियों के निशान आज भी बोलते हैं। हर निशान एक सवाल पूछता है, अगर वो गोलियां नहीं चली होती तो क्या भारत इतनी जल्दी जाग पाता? जालियांवाला बाग हमें सिखाता है, आज़ादी भीख में नहीं मिलती, वो कुर्बानी मांगती है। और 13 अप्रैल 1919 को भारत ने वो कीमत अपने खून से चुका दी थी। यही वजह है कि जालियांवाला बाग इतिहास नहीं, एक चेतावनी है और एक वादा कि ये देश दोबारा कभी नहीं डरेगा।